हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी ज़ोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया है, संसाधन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि संसाधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है? तो अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है किसके बारे में? अब हमें जानना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। किसके बारे में जानना है? तो अब हम हमें जानना है क्लास 10th के भूगोल का चैप्टर 1 का पार्ट जो क है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपके बहुत सारे संसाधन आते हैं। मतलब जितने भी संसाधन हमें कहाँ से मिले हैं? प्राकृतिक रूप से मिले हैं, अर्थात जो हमें गॉड गिफ्टेड मिले हैं, जो भगवान की ओर से मिले हैं, ठीक है? उन सबको क्या कहा जाता है? जो हमें नेचर की ओर से अर्थात गॉड की ओर से मिला है, वो सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जिसके बिना हम लोग मान लीजिए रह ही नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मान लीजिए आप बोलिएगा हवा है, ठीक है? तो हवा क्या आप रहिएगा उसके बाद ना आपको हवा की ज़रूरत है, हाँ? तो उससे हवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हवा से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास भूमि, ठीक है? क्योंकि अगर ज़मीन ही नहीं रहेगा तो भाई रहोगे कहाँ? जब मान लीजिए आपको रहने के लिए कहीं चीज़ हो जाएगा, उसके बाद ना होगा कि हाँ, चलो अब साँस भी लेना है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? भूमि। उस पे आप जन्म लीजिएगा, भूमि पर रहिएगा, उसके बाद ना ऑक्सीजन की यानी हवा की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भूमि आवश्यकता है। क्योंकि यदि यह नहीं रहेगा तो हम लोग का जन्म ही नहीं होगा, रहेंगे कहाँ पे? पानी में जा कर के रहिएगा? मछली हैं? नहीं ना। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? भूमि हो जाता है यार। भूमि का अर्थ क्या होता है? मिट्टी होता है, ठीक है? मिट्टी, सॉइल जिसे बोलते हैं, और इसको मृदा भी बोला जाता है, ठीक है? तो हमें जानना है आज किसके बारे में? मिट्टी यानी भूमि संसाधन के बारे में, मृदा संसाधन के बारे में, ठीक है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज का मतलब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स शुरू से लेकर के बनाइएगा लास्ट तक, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा देखिए, हाँ, एक और बात आप लोग से बात करना था कि हमने क्लास 10th का जो चैप्टर 1 का मतलब जो ये देखिए, ये चैप्टर आपका क, ख, ग, घ इस तरह से अनेक पार्ट में विभाजित है, ठीक है? तो उसमें से आपका जो पार्ट चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन था, अर्थात संसाधन के प्रकार वगैरह के बारे में, तो सब तो आपको बता दिया हूँ। अब उस चैप्टर में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? और 4 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 गो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 4-5 ठो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उन सभी का भी हम लोग वीडियो बना करके अपलोड कर दें कि आप लोग मतलब बना लीजिएगा। यदि आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक लेक्चर देखे होंगे तो आपसे वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि कहीं भी थोड़ा-सा भी डाउट हो रहा हो किसी भी मतलब आंसर में, तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उन सब का भी आंसर इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो नीचे आप लोग कमेंट में बताइएगा या फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना इस भूमि संसाधन को, ठीक है? तो भूमि संसाधन के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप भूमि पर संपादित होता है। मतलब आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? हमारे जीवन का कोई भी क्रियाकलाप मान लो, तो क्या हम लोग भूमि पर ही करते हैं, ठीक है? तो हमें मान लीजिए ज़िंदा रहना है, तो ज़िंदा रहने के लिए क्या होगा? कहीं न कहीं हम लोग काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो जिन कामों से हमें पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहा जाता है, ठीक है? तो हमारा जितना भी आर्थिक क्रियाकलाप है वो सब कहाँ संपादित होता है? भूमि पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, अर्थात हम विभिन्न रूपों में भूमि का उपयोग करते हैं। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है? हम लोग भूमि का विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं। और किन-किन रूपों में करते हैं उन सबको भी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, हम लोग विभिन्न रूपों में तो इसका उपयोग करते हैं, तो कौन-कौन से विभिन्न रूपों में? तो देखिए, कृषि के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है? वानिकी करते हैं, पशुचरण मतलब पशुओं को चराते हैं, खनन के लिए भी इसी का उपयोग करते हैं, इसी में ना खनन कीजिएगा। वन्य जीव, परिवहन, संचार, ये सब कहाँ हम लोग करते हैं? सारी आर्थिक क्रियाएँ भूमि पर ही संपादित होती हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं। तो भूमि क्या है? तो यह द्वारा प्रदत्त होने के कारण भूमि को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि भूमि कौन-सा संसाधन है? तो बताइएगा, यह क्या है? हमें प्राकृतिक यानी गॉड नेचर के द्वारा हमें प्रदान हुआ है। इसलिए भूमि यानी मिट्टी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है,
ठीक है। अब देखिए, अब प्राकृतिक संसाधन तो यह हो गया, उसके अलावा क्या है, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं, कृषि, वानिकी, चरण, खनन, वन्यजीव, परिवहन, संचार जैसी अनेक आर्थिक क्रियाएं कहाँ होती है, भूमि पर ही संपन्न हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूमि में क्या, देखिए अभी आपके आगे आपको और एक बताऊंगा कि भूमि एक क्या है, यह एक नवीकृत प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ये सारा एक ही है। आपसे पूछा ऑप्शन में, मतलब आपको दे देगा कि निम्न में भूमि कौन सा संसाधन है। एक नंबर दे देगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा नंबर में दे देगा मौलिक संसाधन, और तीसरा में दे देगा नवीकृत संसाधन। ठीक है, और चौथा नंबर में ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी यानी ऑल। तो आप लोग किस पे मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी पे मारिएगा, क्योंकि ये सारा क्या है, भूमि ही भूमि, ये सब संसाधन है। क्यों, क्योंकि भूमि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लैंड, मिट्टी। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई एगो दूगो संसाधन यह नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधन भी है, यह आपका मौलिक संसाधन भी है, फिर से नवीकृत संसाधन भी है। नवीकृत में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, नवीकृत संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसलिए भूमि यह चारों हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिख उस पर लिखूंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक संसाधन है। अब आइए देखिए, भूमि संसाधन कई भौतिक रूपों में है। ठीक है, मतलब भूमि जो हमारे भारत में है या फिर पूरा पृथ्वी पर जो जमीन है, वह क्या है, कई भौतिक रूपों में है। जैसे कि कहीं कहीं भूमि ही है, पर्वत के रूप में है, कहीं पठार के रूप में है, कहीं मैदान के रूप में विस्तृत है, कहीं निम्न भूमि के रूप में अर्थात आर्द्र भूमि के रूप में उपस्थित है, तो कहीं घाटी के रूप में उपस्थित है। मतलब ये सब क्या है, ये सभी हमारे भूमि के ही प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में, अगर भारत की बात की जाए तो भारत क्या है, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या है, सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसलिए भारत के पास तो भूमि संसाधन की कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि विश्व का मतलब जितने भी बड़े बड़े देश हैं उसमें 7 नंबर पर भारत का स्थान है। ठीक है, तो जब बहुत बड़ा अर्थात देश है हमारे भारत, तो बहुत बड़ा देश है तो बहुत ज़्यादा भूमि भी होगा। ठीक है, तो उसी का बात यहाँ पे बताया गया है कि भारत भूमि संसाधन में संपन्न है, अर्थात भारत के पास भूमि की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 73% जो भाग है वह किस रूप में है, वह मैदान में विस्तृत है। मतलब 73% भाग आपके मैदान के रूप में है, समतल क्षेत्र में। ठीक है, उस पर आप घूमिए, टहलिए, कृषि कीजिए, जो सब भी करना है वो सब क्या है, तो सब के लिए, आपके घूमने के लिए, रहने के लिए, कृषि करने के लिए, पशुचरण के लिए, इन सभी के लिए भारत के पास जितना भी भारत का मतलब क्षेत्रफल है उसमें 73% भाग है कि उस वो जो है मैदान के रूप में विस्तृत है, और उसका 30% भाग जो है वह पर्वतीय क्षेत्र में है, और 27% भाग आपके पठार के रूप में है। अर्थात भारत के पास जो मान लीजिए भूमि है उसको अगर 100% रखा जाए, तो उस 100% में 43% भारत का जो जमीन है वह किस रूप में है, मैदान के रूप में है। ठीक है, यानी फील्ड के रूप में है, और 30% भूमि जो है वह किस रूप में है, वह आपका पर्वतीय क्षेत्र के रूप में है, और बाकी जो बचा आपका 27% वह किस रूप में है, वह पठार के रूप में है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भारत में मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा 43%। और पूछा जाए पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा 30%। और पठार कितने दूर में विस्तृत है, तो बताइएगा 27%। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं इसके बारे में। अब आइए हम लोग जानते हैं मृदा निर्माण के बारे में, कि जो हमारा मृदा अर्थात मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसका निर्माण जानने से पहले आइए हम लोग जानते हैं कि मृदा यानी मिट्टी कहते किसे हैं। ठीक है, क्या है मिट्टी, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब हम लोग जहाँ जिस तंत्र में रहते हैं, जिस परितंत्र में रहते हैं, उस तंत्र का एक यह है, महत्वपूर्ण भाग है मिट्टी। ठीक है, इसके बिना तो समझ लीजिए जीवन संपन्न ही नहीं है, मनुष्य का या फिर जानवरों का। ठीक है, इसलिए यह क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा अर्थात मिट्टी कहते हैं। मतलब जो हमारी यह पृथ्वी है, ठीक है, इसकी जो ऊपरी मतलब परत है, तो उस परत के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उस पृथ्वी के ऊपरी भाग को, ऊपरी पतली भाग को हम लोग मृदा अर्थात मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ऊपर बताया था कि मिट्टी क्या है, एक नवीकृत संसाधन है, तो वही आपको यहाँ बताया गया है कि मिट्टी एक नवीकृत प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकृत प्राकृतिक संसाधन कैसे है,
तो आइए इसको समझते हैं। देखिए मिट्टी जो है आपका, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हुआ? हाँ, मिट्टी जो है आपका नवीकृत प्राकृतिक संसाधन है। नवीकृत इसलिए है क्योंकि अगर मिट्टी मान लीजिए बाढ़-वाढ़ में दह जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सालों में मिट्टी फिर से बनाया जा सकता है। क्या? फिर से मिट्टी को हम लोग मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है? इसलिए मिट्टी को क्या कहा जाता है? मिट्टी को हम लोग कहते हैं सॉरी, नवीकृत संसाधन, मतलब जिस संसाधन को दोबारा बनाया जा सकता है, पुनः जिसका निर्माण किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं नवीकृत संसाधन। और प्राकृतिक के द्वारा मतलब नेचर के द्वारा हमें मिट्टी मिला है, हम लोग उसको मतलब खरीद कर नहीं ना लाए हैं कहीं से। तो जितना भी मिट्टी मिला है हमें प्राकृतिक रूप से ही मिला है, ठीक है? क्योंकि जा करके आप फैक्ट्री में बनाते हैं माटी को, नहीं ना, तो ये प्राकृतिक रूप से मिला है। और इसको हम लोग अपने इच्छा अनुसार, मान लीजिए बाढ़ में बह जाए, तो पेड़ का जो पत्ता गिरेगा, पहाड़ों के टूटने फूटने से इसका दोबारा मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो दोबारा निर्माण हो जाता है, इसलिए नवीकृत संसाधन। और प्राकृतिक के द्वारा मिला है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन। और जितना भी आपके आर्थिक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, सभी मिट्टी पर ही संपन्न होती है, इसलिए इसको मौलिक संसाधन भी कहते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, मिट्टी क्या है, मिट्टी अर्थात मृदा क्या है? मृदा आपका, एक सेकंड, हाँ, मृदा आपका मौलिक संसाधन भी है, फिर से आपका नवीकृत संसाधन भी है, और उसके बाद क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन भी है, ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आपसे अब आपसे कोई पूछेगा पूछेगा कि मृदा कौन सा संसाधन है, तो बताइएगा मौलिक, नवीकृत और प्राकृतिक तीनों संसाधन क्या है? मिट्टी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं। हाँ, मिट्टी एक नवीकृत प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध प्रकार के जीव समुदायों का पोषण भी करता है, ठीक है? अब मान लीजिए जो मिट्टी है हमारा, यह सिर्फ पौधों का विकास थोड़ी ना करता है। पौधों का विकास तो करता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जीव हमारे पृथ्वी पर रहते हैं, उन सब का क्या करता है? पोषण का कार्य करता है। अब पोषण कैसे करता है? क्योंकि जितना भी हमें मान लीजिए भोजन मिलता है, कहाँ से मिलता है? मिट्टी से ही मिलता है, मिट्टी पर ही कृषि होता है, और उसी कृषि से हमें भोजन मिलता है। इसलिए यह सिर्फ पौधों के विकास में तो मतलब क्या होता है, पौधों के विकास का माध्यम तो है ही, और साथ में जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उन सभी के पोषण में भी यह क्या है? उपयोगी है, ठीक है? मिट्टी। चलिए, अब मृदा निर्माण के बारे में, हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर क्या था? हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे था मृदा निर्माण, ठीक है? मृदा निर्माण, तो आइए समझते हैं मृदा निर्माण क्या है। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है मृदा निर्माण के बारे में। तो देखिए, मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है, ठीक है? मतलब लंबी अवधि में, मतलब 1-2 दिन में आप चाहिएगा तो मिट्टी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए कुछ कुछ साल लग जाते हैं, ठीक है? साधारण तौर पर अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कुछ साल लग जाते हैं, तब जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है? और यह कोई साधारण काम भी नहीं है, यह एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मान लीजिए आपने कहीं पेड़ लगाया, ठीक है? एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। आपने कहीं क्या किया? कहीं पे कोई सा पेड़ लगा दिए, ठीक है? अब इस पेड़ से पत्ता गिरेगा, ठीक है? पत्ता-वत्ता सब गिर के ज़मीन पर आएगा, ठीक है? ज़मीन पे यहाँ आएगा, और नदी जो आता है, नदी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे-ऐसे मान लीजिए पहाड़ है, इन पहाड़ों से निकल के नदियाँ आएँगी, तो नदियों का पानी यहाँ पर आएगा, और ये पहाड़ों को गर्मियों में टूटने-फूटने से क्या होता है? इस पहाड़ों के छोटे-छोटे कण भी आ जाते हैं नदियों के साथ, ठीक है? तो इन पहाड़ों के छोटे-छोटे कण यहाँ पे आएँगे, पेड़ का यहाँ पे पत्ता आकर के गिरेगा, और उसके बाद नदी के द्वारा पानी आएगा, तो ये सभी आकर के यहाँ पे मान लीजिए कहीं-कहीं इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है? तो जहाँ इकट्ठा होते हैं उसके बाद पानी रहेगा, पत्ता रहेगा, पहाड़ों के छोटे-छोटे कण रहेगा, तो ये सब क्या होगा? आपस में सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद क्या होता है? सड़ने के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस सब प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत समय लगता है। क्या लगता है? बहुत ही समय लगता है, ठीक है? और इतना बड़ा प्रक्रिया है, मान लीजिए पहाड़ टूटेगा, उसके बाद छोटे-छोटे कणों में मतलब बनेगा, पहाड़ों से पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, पेड़ से क्या होगा? पत्ता गिरेगा, तो यह क्या है? बहुत बड़ा प्रक्रिया है, ठीक है? इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसलिए इसको कहा गया है कि यह एक लंबी अवधि, यानी अवधि मतलब समय होता है, ठीक है? यह एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाला क्या है? जटिल प्रक्रिया है। छोटा-मोटा तो प्रक्रिया है नहीं, उतना सारा काम हो रहा है, उसके बाद मिट्टी बन रहा है। इसलिए कहा गया है कि यह एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाला जटिल प्रक्रिया है, ठीक है?
कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब मान लीजिए ऊपरी परत, आपको मिट्टी का ऊपरी परत मान लीजिए आपका निर्माण करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मान लीजिए मिट्टी का ये हो गया, ठीक है। तो इसका ऊपरी परत का यदि आपको इसका निर्माण करना है तो यहाँ तो यह तो आपके 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत, 1 ईयर के अंतर्गत यह बन जाएगा। लेकिन कुछ सेंटीमीटर नीचे तक माटी का यदि आपको निर्माण करना है तो इस माटी के निर्माण में क्या होता है, इस माटी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। मिट्टी के निर्माण में कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के द्वारा क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो बताइएगा, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अब इतना सारा कार्य हो रहा है, इसलिए जो भूगोलविद हैं वो इसको क्या कहते हैं, अत्यंत ही धीमा प्रक्रिया मानते हैं। भूगोलविद यहाँ पे लिखा है, भोज नहीं है, ठीक है। भूगोलविद इसे क्या धीमा प्रक्रिया, अत्यंत धीमा प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि इसमें इसको करने में मतलब मिट्टी का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि तापमान परिवर्तन, ठीक है, और प्रवाहित जल की क्रिया, पवन और अपघटन ही हो गया है यहाँ पे। पवन और अपघटन ये सब क्या है, ये सभी क्रियाएं भी मृदा निर्माण में सहयोग करती हैं, ठीक है। मतलब मिट्टी का निर्माण में ये सारी क्रियाएं भी सहयोग करती है। क्या, तापमान परिवर्तन, ठीक है। अब तापमान परिवर्तन में कैसे निर्माण मतलब मदद करता है तो देखिए, जैसे कि यह पहाड़ हो गया, ठीक है। एक सेकेंड है, तो पहाड़ पर मान लीजिए तापमान परिवर्तन से क्या असर पड़ेगा, पहाड़ है आपका या, तो इस पर मान लीजिए खूब तेज क्या धूप पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है तो ये पूरा गर्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, गर्म हो गया, उसके बाद कहीं मान लीजिए बारिश आ जाए तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो एकदम से पूरा गर्म था, एकदम से पूरा बारिश होने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, इस पर मतलब क्या फूटने लगेगा, ठीक है। चट चट करके पहाड़ जो होगा आपका फूटने लगेगा, फूटेगा तो उतना ऊपर से नीचे गिरेगा तो गिर गिर के घिस घिस करके क्या होगा, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। और वही छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। तो यह पहाड़ कैसे मतलब टूट रहा है, तो यह तापमान परिवर्तन होने के कारण टूट रहा है, ठीक है। तो तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल और ठीक है, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन यानी हवा और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो क्या करती हैं, मिट्टी के निर्माण में सहयोग करती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से तत्व मिट्टी के निर्माण में मतलब मददगार करते हैं। पूछा जाए आपसे तो बताइएगा, तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी मिट्टी के निर्माण में सहयोग करती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे अब हमें यह जानना है कि मृदा निर्माण में क्या होता है, जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है, ठीक है। मृदा निर्माण में जैविक भी मतलब जो बायोलॉजिकल रीजन है और जो केमिकल रीजन है, इसका भी, दोनों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्या, मिट्टी के निर्माण में, ठीक है। जितने भी आपके जैविक घटक होते हैं वो सब क्या करते हैं, जितने भी जैविक होते हैं वह ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस जो है आपके मतलब कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी आपके जैविक पदार्थ होते हैं वह सभी ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और जो आपके अजैविक अर्थात रासायनिक घटक होते हैं वह जमीन के निचली परत का निर्माण करते हैं। अब ह्यूमस तो आपके मान लीजिए जमीन के क्या होगा, ऊपर रहता है। तो आपका जितना भी जैविक पदार्थ होगा अर्थात मतलब पेड़ पौधों से टूटने वाला पत्ता, तो वह सब क्या करेगा, ऊपरी परत का निर्माण करेगा ह्यूमस का। तो उस पर क्या किया जाएगा, खेती किया जाएगा, कृषि किया जाएगा। और जो भी आपके पहाड़ों से टूटने वाले छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं वो सभी क्या होते हैं, नीचे जमा होते हैं। तो यह सभी क्या, मिट्टी के निचली परत का निर्माण करते हैं कंकड़ पत्थर। और ऊपर वाला जो पत्ता होता है वो सब क्या, भूमि योग्य मतलब कृषि योग्य भूमि का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या जान लिया, यहाँ पर हमने जान लिया कि मिट्टी किसे कहते हैं, और मिट्टी के बारे में एक छोटा सा क्या, बहुत ही अच्छा से यहाँ पे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब मिट्टी का परिचय जान लिया, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और भारत में मिट्टी जो है किस किस भागों में उपस्थित है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में जान लिया। अब हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार के होता है, और बिहार में कौन सा मिट्टी है, पश्चिम बंगाल में कौन सा मिट्टी है, उत्तर प्रदेश में कौन सा मिट्टी है। तो इन मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं
उसमें कौन कौन सी मिट्टी है और उस मिट्टी में किस किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो उस क्लास को आप लोग देखना भूलिएगा मत, और अपने मतलब इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जो भी मतलब आपके दोस्त क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। धन्यवाद।